सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ 24 चल रहा था, पद परिचय, है ना। तो हमने जितना समझा सभी को अच्छे से समझ आया होगा, किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों सभी को पद का शाब्दिक अर्थ भी पता चल गया था। हाँ, कि पद हम कहते किसे हैं। पद मतलब शब्द, है ना। जब हम उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तब वह शब्द होगा, और जब वही शब्द हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे और उसका हम व्याकरणिक रूप से परिचय भी दे पाएंगे तब वह क्या बन जाएगा, तब वह पद बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे राम सोता है, तो कौन सोता है, राम सोता है। ठीक है ना, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा, तब वह वाक्य में कौन है, करता है ना। और सोता है हमारी क्रिया हो जाएगी। तो इतनी बात आई थिंक सभी को क्लियर होगी। तो जब भी हम किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द का व्याकरणिक रूप से परिचय देंगे तब वह क्या कहलाएगा, तब वह पद परिचय कहलाएगा। ठीक है। हाँ, अब हमने कल 4 भेद पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। यही 4 पढ़े थे। हाँ, कि हम किस किस तरह से किसी भी वाक्य में आए शब्दों का हम परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सभी को समझ में आया होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो आपको पहचानना है कि ये शब्द हमें क्या बता रहा है। ठीक है ना। तो संज्ञा के अकॉर्डिंग जो हमें बताने थे वो हमें क्या क्या चीजें बतानी थी। संज्ञा के अनुसार संज्ञा के हम कोई भी भेद बता सकते थे, है ना। भेद हमने कितने प्रकार के पढ़े हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के, और वैसे हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो जो भी भेद रहेगा संज्ञा का हम उस भेद को बताएंगे। लिंग वचन कारक के अनुसार हम उसका परिचय दे सकते हैं, किसी भी संज्ञा का वचन के अनुसार परिचय दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम संज्ञा का परिचय दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने सर्वनाम पढ़ा था। तो बच्चों सर्वनाम में जैसा हमने संज्ञा का परिचय देंगे उसी तरह से हम सर्वनाम का भी परिचय देंगे। भाई सबसे पहले उसके भेद आ जाएंगे, उसका भी लिंग वचन कारक के अनुसार हम उसका परिचय दे सकते हैं कि सर्वनाम का लिंग क्या है, सर्वनाम का वचन क्या है, वो एक वचन है, बहुवचन है ना। ऐसे ही लिंग स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है ना। उसके बाद आया था हमारा विशेषण। तो विशेषण का हम कैसे देंगे, भाई सबसे पहले भेद आ जाते हैं। कितने भेद थे विशेषण के, 4 भेद थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये हम डीपली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद था हमारा क्रिया। तो क्रिया के भी भेद थे, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेद थे और प्रयोग के आधार पर 5 भेद थे। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। ये 4 हमने कल पढ़ लिए थे कि हम किस किस तरह से हम इनका परिचय दे सकते हैं, पदों का परिचय दे सकते हैं। अब बच्चों बाकी जो 4 हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, हम बाकी 4 भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 5वां नंबर है वो है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। जैसे आपने सीखा था ना कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। ऐसे ही बच्चों क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्या, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। किसको कहेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि क्रिया काल कब हो रही है, स्थान कहाँ हो रही है, परिमाण कितनी हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि परिमाण में क्या होता है, मात्रा का ज्ञान होता है। ठीक है ना, कि हमें मात्रा बताई जाती है किसी भी चीज की। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हम संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं करेंगे, हम क्रिया की बात करेंगे। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्रिया कितनी हो रही है। रीति की बात करें तो क्रिया कैसे हो रही है, क्योंकि भाई जो हमारा काल है तो काल हमें बताता है क्रिया कब होगी। ठीक है ना, जैसे मैं दिन भर रोता रहा या मैं दिन भर हंसता रहा, मैं दिन भर पढ़ता रहा,
तो यहाँ पर जो शब्द है ना बच्चों, दिन भर, कब पढ़ा, दिन भर पढ़ा, ठीक है ना। तो दिन भर जो है वो हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, कि मैंने कब पढ़ाई की, मैंने दिन भर पढ़ाई की, ठीक है। और देखते हैं स्थानवाचक का, देखेंगे बच्चों, तो स्थान में कहाँ, किसकी बात करेंगे हम, कहाँ की, ठीक है ना, कि राम इधर उधर घूमता रहा, राम इधर उधर घूमता रहा, तो राम कहाँ घूमता रहा, इधर उधर। और बच्चों इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आज के हमारे सारे भेद हैं वो हमारे किसके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ का उत्तर है आपके पास। ये जो सारे भेद हैं हमारे, ये सब अव्यय के भेद हैं। किसके भेद हैं ये, अव्यय के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है ना। अब एक बार अव्यय भी समझ लेते बच्चों, अव्यय हम कहते किसे हैं। हाँ, आप इनकी जगह पर अव्यय लिख सकते हैं और अव्यय की जगह पर आप 1 to 1 भेद लिख सकते हैं उसके। तो अव्यय हम कहते किसे हैं, जिन शब्दों को हम किसी भी रूप में नहीं बदल सकते, है ना, या जिन शब्दों पर लिंग वचन काल क्रिया किसी का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। जैसे कुछ वाक्य हम देखेंगे, राम घर जाता है, यहां पर जल्दी जल्दी और ऐड कर देंगे, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, राम जल्दी जल्दी घर जाता है। अब दूसरा वाक्य लिखेंगे, सीता जल्दी जल्दी घर जाती है, ठीक है ना। राम जल्दी जल्दी घर जाता है, सीता जल्दी जल्दी घर जाती है, बच्चे जल्दी जल्दी घर जाते हैं। तो यहाँ पर सभी कुछ बदल रहा है, राम भी बदल गया है, राम की जगह सीता आ गई और सीता के अनुसार क्रिया बदल गई, बच्चे आ गए, बच्चों के अनुसार भी क्रिया बदल गई, और घर हमारा क्या है, घर हमारा संज्ञा शब्द है। तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, जल्दी जल्दी पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी क्या है हमारा, अव्यय। क्या है जल्दी जल्दी, अव्यय शब्द है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल क्रिया आदि का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसे शब्द हमारे अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात। हाँ, तो आज हम उन्हीं के ही भेद पढ़ रहे हैं। तो ये जो 4 भेद है ना, ये चारों ही अव्यय के भेद हैं। तो बच्चों कालवाचक कब, स्थानवाचक की बात करें तो कहाँ, तीसरा है हमारा परिमाण, ठीक है ना। तो परिमाण की बात करें तो मैंने कम चॉकलेट खाई, मैंने कम चॉकलेट खाई, ठीक है। तो यहां पर कम, हमारा प्रश्न रहेगा कितनी। लास्ट की बात करें रीति की, तो बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा प्रश्न करेंगे, कैसे। अभी हमने एक वाक्य देखा था ना कि राम जल्दी जल्दी घर जाता है, राम कैसे जाता है, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारा, जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और प्रश्न आएगा हमारा कैसे। तो बच्चों क्रिया विशेषण के आप, अगर आपके पास कोई भी क्रिया विशेषण शब्द आता है, आप पहले उसका भेद पहचानेंगे अपने वाक्य में, और फिर उसको आप लिखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो काल स्थान परिमाण वाचक आदि के कारण, और आप उसका विशेष्य भी बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया, भाई हमने संज्ञा सर्वनाम, जब हमने विशेषण देखा तो विशेषण का विशेष्य कौन होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द। यहाँ पर इनका विशेष्य कौन होगा, क्रिया, कि क्रिया कैसे हो रही है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण
कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात बच्चों? आगे चलेंगे हम अपना दूसरा छठवां भेद देखेंगे, संबंध बोधक। क्या देखेंगे हम? संबंध बोधक। ठीक है, तो बच्चों संबंध की बात करें तो आप सभी ने कारक समझे हैं, कारक पढ़े भी हैं। हाँ, क्या कोई बता पाएगा मुझे कारक किसे कहते हैं? तो कारक बच्चों हम किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भाई जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो आप सभी को आने चाहिए। हाँ, तो कारक कहते बच्चों जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से कराते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। यहाँ पर हम संबंध बोधक के भेद देखेंगे कि संबंध का मतलब क्या है? संबंध कराने वाले शब्द। और बच्चों संबंध बोधक का जो वो होता है ना पहचान, कौन सी होती है? काकी के, रारी ने, नानी ने, है ना। तो यहाँ पर आपको शब्द मिलेंगे के सामने, के नीचे, के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चिन्ह है के, ये सभी संबंध बोधक को दर्शाते हैं। ठीक है ना। अगर यहां से ये हट जाएगा, जैसे रमा अंदर है, ठीक है ना, कहाँ है? अंदर। तब ये आपका हो जाएगा कौन सा भी होगा? क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा ये? क्रिया विशेषण, क्योंकि है से पहले है ना, है हमारा क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना। अब हम अगर यदि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रमा कमरे के अंदर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक अव्यय के अंदर। क्लियर है? तो बच्चों संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में ये अंतर का ध्यान रखना कि जहां पर भी काकी के, रारी रे, नानी ने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका क्रिया विशेषण होगा या संबंध बोधक होगा। ठीक है ना, काकी के, रारी रे, नानी ने लगेगा तब वहां पर आपका संबंध बोधक रहेगा। अगर वो नहीं लग रहा है, डायरेक्ट क्रिया आ रही, क्रिया विशेषण आ रहा है, तब वह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक की। तो इसका भी पद एवं भेद का उल्लेख करेंगे कि इसका कौन सा पहले हम शब्द देखेंगे कि समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है और फिर उसके भेद का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखेंगे बच्चों ये इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक समानाधिकरण, ठीक है ना, समानाधिकरण, और एक व्यधिकरण। अब बच्चों समानाधिकरण की बात करेंगे तो समानाधिकरण जो भी वाक्य होते हैं, जो भी शब्द होते हैं समानाधिकरण, वो एक से अधिक, एक है ना, अलग अलग वाक्यों को जोड़ेंगे या अलग अलग। जो समुच्चय बोधक होता है उसका मतलब ये होता है, समुच्चय का मतलब जो अलग अलग चीजें ना बिखरी हुई उनको एक कर देना। ठीक है ना, तो समुच्चय का मतलब ही क्या है? जो अलग अलग चीजें हैं उनको एक कर देना। अब ये अलग अलग वाक्य भी हो सकते हैं और अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग वाक्य भी हो सकते हैं और अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, तो उनको ये समुच्चय बोधक जोड़ता है। अब बच्चों हम बात करें समानाधिकरण कैसे शब्दों को जोड़ता है और व्यधिकरण कैसे शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है ना, काम दोनों का एक ही है, लेकिन समानाधिकरण एक ही स्तर वाले शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। समानाधिकरण का क्या काम है? वह एक ही स्तर वाले शब्दों और वाक्यों को जोड़ेगा, और जो व्यधिकरण है वो असमान शब्दों और असमान वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे देखते हैं, हम समानाधिकरण की बात करेंगे पहले। रमा और श्याम खेलने गए। क्या है? रमा और श्याम
खेलने गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई रमा और श्याम एक ही स्तर के लोग हैं, एक ही स्तर की संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम बात करें व्यधिकरण की, तो काम तो इसका भी वही है। ठीक है ना, अलग अलग वाक्यों को, अलग अलग शब्दों को जोड़ना। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे, तुम धीरे धीरे चले, तुम धीरे धीरे चले। ठीक है ना, ये अलग बात। इसलिए बस छूट गई, यह है आपका व्यधिकरण, छूट गई। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि और हमारा क्या है वो, देखो बच्चों कुछ चीजें ना हमारे समझने के ऊपर होती है और हमारे पहचानने के ऊपर होती है। ठीक है ना, इसलिए हमारा क्या हो गया व्यधिकरण, क्योंकि ये असमान को भी एक कर रहा है। ठीक है ना, रमा और श्याम हमारे समान स्तर वाले लोग हैं। ठीक है, अब बच्चों विस्मयादि बोधक की बात करेंगे। तो विस्मयादि बोधक क्या, जहां पर हम अपने मन के भाव प्रकट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों विस्मयादि बोधक में, जहां पर हम अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। और कैसे करेंगे, हाँ कैसे प्रकट करेंगे हम अपने मन के भाव, आश्चर्यजनक तरीके से। ठीक है ना, जब भी हम अपने मन के भाव और विचार आश्चर्यजनक तरीके से प्रकट कर रहे हैं, अब वो पहचानना हमें कि वाक्य में हम कौन से विचार और भाव अपने आश्चर्यजनक तरीके से प्रकट कर रहे हैं। अब बच्चों वहां पर क्या रहेगा, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हे, अरे, ओ, शाबाश, है ना, तो ये हमें पहचानना है। जैसे सपोज करो मैं कुछ वाक्य लिखती हूं, अरे तुम आ गए, हाय यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। ठीक है, हालांकि ये बहुत इजी रहते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज का और ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ना, इनके साथ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह का आना जरूरी होता है। ठीक है, तो अरे तुम आ गए, यहां पर ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, अरे आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो आश्चर्य बोधक शब्द कह देंगे हम इसको। ठीक है ना, अब यहां पर जो हाय है ये क्या प्रकट कर रहा है, शोक। क्या प्रकट कर रहा है, शोक, तो ये हो जाएगा शोक सूचक या शोक बोधक। ठीक है ना, सूचक भी कह सकते हैं और बोधक दोनों ही कह सकते हैं। अब हम बात करें शाबाश तुम तो जीत गए, तो ये क्या होगा, हर्ष बोधक। ठीक है ना, तो बच्चों इसका ये असीम है, हम किस तरह से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, और जिस तरह से भी हम अपने भाव प्रकट करेंगे वही इसका भेद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने अपने 8 भेद इसके कंप्लीट कर लिए, पूरे कर लिए। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे इसी पाठ के साथ, लेकिन हमें क्या करना है, ये जितने भी सारे हमने पढ़े हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इन सभी की अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो जो अगली क्लास होगी ना आपकी 9th क्लास, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करना कि ये सारे ही टॉपिक, अगर कोई ऐसा टॉपिक रह भी जाता है तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको रेखांकित करेंगे और मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में इसको क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो कल हम मिलते हैं अपने इसी पाठ के साथ।
अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।